नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि किसी देश को क्या ज़रूरत होती है, क्या उपयोगिता होती है अंतरिक्ष कार्यक्रम की और किस प्रकार से जो है अंतरिक्ष के कार्यक्रम जो है वो किसी देश के विकास में सहायक होते हैं और क्या कारण रहा कि इसरो को जो है स्थापित किया गया भारत में। और इसरो को स्थापित करने के बाद जो है अपने स्थापना के पहले क्या सफ़र रहा अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत का, और अपनी स्थापना के बाद इसरो ने किस तरह से जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम की गतिविधियों को आगे बढ़ाया और कैसे हमारे देश के लिए लाभदायक रहा। तो इसके लिए हम जो है बैकग्राउंड में जाएंगे और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू से देखेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंदर आने वाले जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ये दोनों ही तरीके के सैटेलाइट्स जो हैं इनके अपने अलग अलग काम हैं और अपने अपने अलग अलग कामों के आधार पर ये जो है पृथ्वी के बाहर अलग अलग कक्षाओं में रहते हैं और अलग अलग कक्षाओं में रह करके अलग अलग तरह की सूचनाओं को एकत्र करके ये संप्रेषित करते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर एक देश अपने विकास की आधारशिला को रखता है और उस आधारशिला के ऊपर किस तरह से एक देश आगे बढ़ता है। बाकी आप समझ सकते हैं कि तकनीक जो है कैसे धीरे धीरे करके विकसित होती है और आधुनिक मानव के विकास में तकनीक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये वर्तमान समय में अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में तकनीक का कोई ना कोई नमूना, कोई ना कोई मॉडल है। तो आइए शुरू करते हैं हम भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के साथ, और इसमें हम लोग जो है हर आयाम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसरो की स्थापना के पूर्व भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या चल रहा था, इसरो की स्थापना हुई, इसरो की स्थापना होने के बाद भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या रहा, किस तरीके से भारत ने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए अपने रॉकेट्स को डेवलप किया, उन रॉकेट्स को डेवलप करने के साथ साथ कैसे सैटेलाइट डेवलप करने के फील्ड में हम आगे बढ़े, किस तरीके से हमने जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ को अपने यहाँ इंस्टॉल किया और उन सारी फैसिलिटीज़ के थ्रू आज हम सारी दुनिया को भी जो है सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा हम इसके बारे में आज ये भी डिस्कस करेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ की क्या क्या उपयोगिता है, मीन्स कौन से उपग्रह की क्या उपयोगिता है, और अपनी उपयोगिता के आधार पर ही जो है उपग्रहों के स्थान तय होते हैं और उपग्रहों के स्थानों के आधार पर जो है कक्षाओं का निर्धारण किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो हम उपग्रहों के उपयोग से लेकर कक्षाओं के नामकरण तक सारी जो भी विषय वस्तु है वो चर्चा करेंगे, पर सारा सब कुछ एक वीडियो में संभव नहीं होगा, इसलिए हो सकता है कि इसको जो है हम 3 या 4 पार्ट तक ले जाएं। साथ ही साथ हम जो है अभी 2023 मई में ही भारत ने अपनी जो है स्पेस पॉलिसी लॉन्च की है, तो उस स्पेस पॉलिसी को भी हम लोग जो है धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो स्पेस पॉलिसी के लिए जो है मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसको इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, पर स्पेस सेक्टर के डेवलपमेंट को इंडिया में हम लोग जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग जो है ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ताकि हमें एक कंप्लीट सिनेरियो जो है पता हो अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकसित होने का। देखिए, वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या जो है पढ़ाई की वो ये है कि इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, लेकिन हम उसको किस तरीके से एक्यूमुलेट करते हैं इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी समझ किसी विषय को लेकर के कैसी बनती है। तो अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशंस को ठीक तरह से एक्यूमुलेट कर लिया और उससे जो है एक टेक्निकल इंटेलिजेंस आप में डेवलप हो जाती है, तो फिर आप अपनी उस एक्यूमुलेटेड नॉलेज का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और यूपीएससी जैसे टफ एग्ज़ाम में उसी एक्यूमुलेटेड नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है। तो इसलिए हमें जब भी किसी विषय के बारे में जानना चाहिए तो मेरा मानना ये है कि हमें समग्रता में उस विषय को देखना चाहिए। हर चीज़ की महत्ता ये नहीं है कि हम हर चीज़ को याद रखें, या हर चीज़ हमारे लिए याद रखना संभव भी नहीं है, लेकिन हमें समग्रता में जब हम किसी विषय को देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे अंदर जो है एक विश्लेषणात्मक क्षमता का जन्म हो जाता है, एक एनालिटिकल अप्रोच आ जाती है। तो उस एनालिटिकल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए मैं अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा ये समग्र सूचनाओं के साथ में एक जो है विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसरो जो है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है और इंडिया की स्पेस एजेंसी होने के साथ साथ ही इसको स्थापित किया गया है भारत और मैनकाइंड दोनों की भलाई के लिए, क्योंकि देखिए इसरो केवल जो है भारत के लिए काम नहीं कर रही। इसरो आज की डेट में
दुनिया के अन्य देशों के लिए भी काम कर रही है। वो देश जो अभी अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को, अंतरिक्ष क्षेत्र को विकसित नहीं कर पाए हैं, तो वो अगर अपने विकास से संबंधित किसी प्रकार के उपग्रह को जो है लॉन्च करना चाहते हैं, प्रक्षेपित करना चाहते हैं, तो उसमें इसरो उनकी भी सहायता करती है। या फिर दुनिया में जो भी सामूहिक कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सामूहिक कार्यक्रमों में जैसे अभी आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, 23 जून को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान भारत जो है सिग्नेटरी है, बन गया है आर्टेमिस अकॉर्ड का। तो ये सामूहिक पहलें हैं। तो सामूहिक पहलों में भी जो है इसरो बढ़ चढ़ के भूमिका अपनी निभा रहा है। तो इसरो जो है वो स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया है, जो कि मानव जाति की भलाई और भारत देश की उन्नति दोनों के लिए काम कर रहा है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सबसे बड़ा भाग है ये, एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। वास्तव में देखिए, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि इसरो की स्थापना पहले हुई और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना बाद में होती है। और इसरो की भी स्थापना के पहले जो है एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को ही बाद में इसरो में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप ये समझिए कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र कार्यक्रम में स्थापित होने वाली पहली संस्था है। हालांकि इसके पहले एक समिति गठित की गई थी, जो बाद में इसरो के रूप में ही कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको 15 अगस्त 1969 को। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसरो पहले स्थापित हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या स्पेस कमीशन जैसी संस्थाएं जो हैं ये बाद में स्थापित होती हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि इसरो जो है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो इसरो के ही थ्रू अपने सारे काम करता है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए एक जो है इस तस्वीर के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का। आप देखिए तो आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहे होंगे ये प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के बाद में आप देखेंगे अगर तो नीचे है स्पेस कमीशन, और स्पेस कमीशन के बाद में नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बाद आप देख रहे होंगे इन स्पेस। तो इस पिक के माध्यम से हम लोग जो है पूरा समझ जाएंगे। आप देखिए एक बार, सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, अंतरिक्ष क्षेत्र की पूरी संरचना है, जो भी काम कर रही हैं सारी संस्थाएं। तो सबसे ऊपर है हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री के नीचे स्पेस कमीशन, अंतरिक्ष आयोग, और अंतरिक्ष आयोग के नीचे जो है आप देखेंगे एक तरफ ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लिखा हुआ। तो एक सीधी लाइन में आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री, नीचे स्पेस कमीशन, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और उसके बाद सीधा नीचे है इसरो। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आप देख रहे होंगे दो ब्रांचेस निकली हुई हैं ऑटोनोमस बॉडीज़ की। तो ये 4 ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करती हैं, और इन स्पेस है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि भारत के संपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम अगर कोई संस्था कर रही है तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और जिसमें इस क्रियान्वयन को करने के लिए वो 4 ऑटोनोमस बॉडीज़ का सहारा ले रहा है, जो कि है PRL, NARL, NESAC, IIST। इनके बारे में आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा, अपने इन स्पेस के थ्रू जो है प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को रेगुलेट करने के लिए जो है अपना काम कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और इन स्पेस जो है उसके नीचे भी 2 बॉडीज़ हैं जिन्हें आप देखेंगे, ये NSIL और एंट्रिक्स। एंट्रिक्स एक्चुअली 1992 में बनी थी और NSIL जो है अभी कुछ ही समय पहले ही बनी है। तो इन दोनों का काम ये जो है क्या है, CPSEs हैं। CPSEs मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं ये दोनों। इनका काम ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं स्पेस सेक्टर में अब, तो उन प्राइवेट प्लेयर्स को जो भी स्पेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ज़रूरत होगी, जो भी प्रोडक्ट होंगे स्पेस सेक्टर से रिलेटेड, उन प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को अवेलेबल कराने का काम जो है NSIL और एंट्रिक्स का है। इसका कारण आप समझ लीजिए, क्योंकि इसरो जो है बहुत ही व्यापक कार्यक्रमों पे इस समय काम कर रहा है, तो इसरो के पास काम की इतनी ज़्यादा अधिकता हो गई है कि अब जो है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए वो समय नहीं दे सकता। तो इसलिए 2 अलग संस्थाएँ बनाई गई और प्राइवेट सेक्टर के पूरे कामकाज को रेगुलेट करने के लिए ये इन स्पेस संस्था बनाई गई। तो अभी वर्तमान में जो इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 आई है, वो इंडिया स्पेस पॉलिसी जो है इन्हीं स्टेक होल्डर्स के लिए है। तो आप जब हम लोग देखेंगे जब इंडिया स्पेस पॉलिसी को, तो आपको मिलेगा इन स्पेस, NSIL, एंट्रिक्स, इसरो, इन चारों के आपस में मिले जुले स्वरूप से किस तरह से निजी क्षेत्र काम करेगा। तो 5वां जो स्टेक होल्डर है वो प्राइवेट सेक्टर है। अब हम लोग इस पे स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो आप स्ट्रक्चर देखिए आगे। तो इसरो के नीचे फिर उसके बाद में आप देखेंगे
कि इसरो काउंसिल है, और इसरो काउंसिल के बाद आप देखेंगे इसरो के अंदर जो है 14 यूनिट्स हैं जो काम कर रही हैं। तो ये इसरो के अंदर, या इसरो जिनकी हेल्प से अपने ऑपरेशन को चला रहा है, वो ये 14 यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं पूरे देश में। और इनके नाम आप देख सकते हैं, जैसे इनके नाम देख लीजिए इसलिए क्योंकि जो है फिर दोबारा से परेशानी नहीं होगी आपको इन्हें बाद में याद रखने में। तो आप देख रहे होंगे, पहला नाम है IISU, इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट। ये देखिए भारत के अलग अलग शहरों में स्थापित हैं। मुख्यतः आप एक बात याद रखिएगा कि भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के आरंभिक केंद्र रहे हैं, तो आरंभिक केंद्र जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र रहा है, और दक्षिण भारत के साथ में गुजरात का क्षेत्र रहा है। तो इसलिए इन यूनिट्स में से काफ़ी सारी यूनिट्स जो है आपको गुजरात और दक्षिण भारत के क्षेत्र में ही मिल जाएंगी। तो हम लोग नाम देख लेते हैं एक बार, याद नहीं रखना, याद नहीं कर भी नहीं सकते हम लोग सारा, लेकिन जो है एक बार नाम देख लेते हैं ताकि आगे इनकी कहीं अगर चर्चा आए तो हमें ध्यान आ जाए, हमें रिमाइंड हो जाए। IISU, इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट। IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। इन स्पेस मीन्स इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। IPRC, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रैक, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। लियोस, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये जो है सारे नाम दिए हुए हैं। तो आप इन नामों को जो है देख सकते हैं, और इसमें से खास तौर से जो 4 ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उन 4 ऑटोनोमस बॉडी के देख लीजिए। PRL जो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, और NARL को देख लीजिए, NARL को बोलते हैं नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। एटलीस्ट इन 4 के नाम तो याद होने ही चाहिए अपने को, क्योंकि ये जो है ऑटोनोमस बॉडीज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैं। तो तीसरा है NESAC, तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है, नॉर्थ ईस्ट सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर। और चौथा है IIST, जिसकी अभी हम लोग जिसका नाम देख चुके हैं पूरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से आप देखेंगे MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। तो जो कोई जो है जो प्रोपल्सन सिस्टम या प्रोपेलिंग सिस्टम ऑफ रॉकेट्स बनाया जाता है वो यहाँ, तो अलग अलग सेंटर जो है अलग अलग काम करता है स्पेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। मीन्स सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट बनाने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, रॉकेट के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो वो सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो इन्हीं संस्थाओं के द्वारा अलग अलग लेवल पे बनाए जाते हैं। और फाइनली जैसे आप देखेंगे कि असेंबल करने के लिए कोई अलग जगह वहाँ असेंबल किया जाता है, फिर लॉन्च करने के लिए जैसे सार है हरिकोटा में जो बना हुआ है, तो वहाँ से जो है उस लॉन्च पैड से हम लोग लॉन्च करते हैं, तो उस जगह ले जाकर असेंबल करते। तो हर चीज़ को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए स्पेस एक्टिविटी को एक अलग अलग संस्थान है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है तो उसकी हम लोग अभी आगे चर्चा भी करेंगे, जिसमें से 4 जो है ये ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती हैं। तो इस तरीके से पूरा जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के कार्यक्रम का। चलिए आइए वापस आ जाते हैं हम लोग अब इसरो पर। अब आप जो है सारी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसरो जो है स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया है, जो कि काम कर रही है हार्वेस्ट द बेनिफिट्स ऑफ आउटर स्पेस फॉर इंडिया एंड द मैनकाइंड। और ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो सारे कामों को रेगुलेट कर रहा है अपनी ऑटोनोमस बॉडीज़ और इसरो के थ्रू। अब आप देखिएगा कि इसरो जो है, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले एक कमेटी गठित की गई 1962 में, जिस कमेटी को इनकॉस-पार कहते हैं। तो इनकॉस-पार का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये 1962 में बनी, जिसके जो आप ये कह सकते हैं कि बनाने का जिनका दृष्टिकोण था, जिनके मन में ये विचार आया था, वो थे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, विक्रम अम्बालाल साराभाई इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने जो है उस समय इनकॉस-पार बनाई। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि यही इनकॉस-पार जो है 15 अगस्त 1969 को जाकर के इसरो में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और स्पेस कमीशन दोनों को 1972 में स्थापित किया जाता है। और आप देखेंगे कि जो है इसरो के क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो इसरो के ऑब्जेक्टिव आप समझिएगा कि पहला ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए काम करना, दूसरा टेलीविज़न के लिए काम करना। देखिए कम्युनिकेशन सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट था, कहते हैं, देखिए विक्रम ये साराभाई जो हैं, विक्रम अम्बालाल साराभाई, इनके मन में ये विचार आखिरकार आया कैसे। कहते हैं कि भारत ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम तब शुरू किया जिस समय
अमेरिका जो है वो खुद अपने आरंभिक चरणों में था अंतरिक्ष कार्यक्रमों के, बस लेकिन एक बात थी कि वो किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू उस समय जो है टोक्यो ओलंपिक का एक मैच हो रहा था, उस मैच को लाइव कहीं और दिखाया जा रहा था। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की महत्ता उस समय दुनिया समझ रही थी, और ऐसे में विक्रम साराभाई जी ने सबसे पहले इस बात को समझा और उन्होंने भारत में जो है इनकोस्पार समिति बनाई, और उस इनकोस्पार को 15 अगस्त 1969 को इसरो में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या क्या फील्ड है काम करने के लिए स्पेस सेक्टर के, आप देखिए, कम्युनिकेशन है, टेलीविज़न है, ब्रॉडकास्टिंग है, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज है, रिसोर्सेज मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट है, स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज है। इसको आप थोड़ा ओपन करके बता देते हैं आपको। जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या है कि हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, भले ही हम डायरेक्ट आंखों से उस चीज़ को ना देख पा रहे हों। ऐसे ही टेलीविज़न के माध्यम से आप देखते हैं कि कितने जो है जानकारी देने वाले कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है, किसानों से रिलेटेड जानकारी, मौसम से रिलेटेड जानकारी। तो किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए जो है टेलीविज़न का इस्तेमाल किया जाता है। और टेलीविज़न को जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो जब तक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कलेक्ट नहीं करेंगे डाटा, तब तक टेलीविज़न प्रोग्राम कैसे दे पाएंगे जानकारी। या सपोज करिए कहीं कोई चीज़ चल रही है तो उसको लाइव एक जगह से दूसरी जगह दिखाने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिना कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के ये सब पॉसिबल होता ही नहीं। फिर उसके बाद देखिए आप, तो ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, रिसोर्सेज मॉनिटरिंग। अब मान लीजिए हमारे देश में कहीं पे संसाधन हैं बहुत सारे, तो अब ज़मीन के नीचे के संसाधन तो हर जगह ज़मीन खोद के तो देख नहीं सकते, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा रोल है देशों के डेवलपमेंट में। उसके बाद आप देखिए स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज। अब उसके बाद अंतरिक्ष में मान लीजिए कहीं जाना है, या फिर सैटेलाइट के थ्रू ज़मीन पे ही हमें कहीं जाना है, जैसे जीपीएस सिस्टम वगैरह लोग यूज़ करते हैं। भारत ने भी अपना IRNSS नाविक बना रखा है या गगन बना रखा है। तो ये जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये कितनी मदद करते हैं आदमी को, आप देखते होंगे। तो इस तरीके से सैटेलाइट्स की भूमिका जो है किसी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसके अलावा इसरो ने जो है अपने PSLV और GSLV को भी जो है अंततोगत्वा धीरे धीरे करके डेवलप कर लिया है, ताकि जो सैटेलाइट्स हैं उनको उनकी रिक्वायर्ड ऑर्बिट्स में पहुंचाया जा सके। इसके बाद आप देखिए दूसरी तरफ क्या कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि इसके अलावा इसरो ने जो है एक और भी रोल निभा रहा है कि साइंस एजुकेशन हो उसके फील्ड में, और साइंस को डेवलप करना हो उसके फील्ड में। तो आप देखिए साइंस का क्या, साइंस का एक सेक्टर होता है स्पेस साइंस, तो स्पेस साइंस को भी डेवलप करने का काम कर रहा है, जिससे साइंस भी डेवलप होती है, प्लस एजुकेशनल इन्वायरमेंट भी बेटर होता है। आप समझिए गए होंगे जो सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। आप जो जो इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन करके देखिएगा बैठ के, आप शांति सोचेंगे तो ISRO contributes to science and science education in the country. Various dedicated research centers and autonomous institutions for remote sensing, astronomy and astrophysics, atmospheric sciences and space sciences in general function under the aegis of Department of Space. तो इतनी सारी चीज़ों से जुड़ी या इतने क्षेत्रों से जुड़ी संस्थाओं को जो है इसरो ने स्थापित किया है। इसके अलावा इसरो के अपने खुद के जो है लूनर मिशन है, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 आपको पता होगा। उसके अलावा इंटरप्लानेटरी मिशन भी, इंटरप्लानेटरी मीन्स एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट के लिए, जैसे मान लीजिए कि मॉम था हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो ये इंटरप्लानेटरी मिशन है। तो मॉम के बाद आगे और भी जो है फ्यूचर मिशंस हैं इसरो के। अभी फ्यूचर मिशंस के बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, भले हमें जो है 3 से 4 वीडियो बनाने पड़े आधे आधे घंटे के। अब आप इसके बाद आगे देखिए कि और इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। और अब इसके बाद देखिए आप कि जो मेन फैसिलिटी बनाई गई हैं उनमें से कौन कौन सी फैसिलिटी ऐसी हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट काम कर रहा है इसरो। तो इंपॉर्टेंट काम देखिए क्या हो सकते हैं। अगर सैटेलाइट भेजने का काम कर रहा है तो सैटेलाइट जहाँ बनेगी वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ असेंबल होगी वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ रॉकेट बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, रॉकेट बनाने के लिए जो मटेरियल्स लग रहे हैं वो जहाँ बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, तो इनमें से कुछ मेन चीज़ें कौन कौन से सेंटर पर बनती हैं ये देख लेंगे हम लोग। लॉन्च व्हीकल्स आर बिल्ट एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम। Satellites are designed and developed by UR Rao Satellite Center, Bangalore. UR Rao सेंटर के बारे में आप जान लीजिए। अभी निसार सैटेलाइट को नासा ने जो है यहीं डिलीवर किया है, बेंगलोर में स्थापित है। तो सैटेलाइट्स यहीं पे डिज़ाइन और डेवलप किए जाते हैं। दैट्स वाई नासा से निसार सैटेलाइट जो है वो UR Rao सेंटर बेंगलुरु को भेजा गया है। इसके बाद आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड स्टेजेस इंक्लूडिंग क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं GSLV वगैरह में, तो ये डेवलप किया जाता है। LPSC
वालियामाला और बेंगलुरु, ये जो है 2 यूनिट है। वालियामाला जो है तिरुवनंतपुरम के पास में ही एक स्थान है, और बेंगलुरु आप जानते हैं। तो 2 प्रोपल्सन सेंटर हैं, एलपीएससी सेंटर हैं। उसके बाद सैटेलाइट्स को इंटीग्रेशन करने का और लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स आर कैरीड आउट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ये बहुत फेमस है, कुछ ना कुछ लॉन्च होता ही रहता है। और उसके बाद सेंसर्स जो लगते हैं सैटेलाइट्स में, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, दोनों ही तरीक़ों के सैटेलाइट्स में जो सेंसर्स लगते हैं उनको बनाया जाता है अहमदाबाद के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर। एक्चुअली इसमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर लिखा हुआ है, लेकिन उसको सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर भी बोलते हैं। तो वहाँ से बनाए जाते हैं सेंसर्स। और उसके बाद आप देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा जो भी आता है, उस डाटा को लेना और उसको लेने के बाद जो भी एनालिटिकल अप्रोच अपनाने के बाद जो भी रिजल्ट या कंक्लूजन निकल के आते हैं, उसको डिसेमिनेट करने के लिए जो सेंटर बना हुआ है वो हैदराबाद में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के बारे में आपको और बता देते हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है 2 जगह है भारत में। अभी हम लोग, मैं आपको ये भी जो है मैप के थ्रू दिखा दूंगा, 2 जगह हैं, और एक है कर्नाटक के हासन में और एक है भोपाल में। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक्टिविटीज़ ऑफ इसरो आर गाइडेड बाई इट्स चेयरमैन। तो जो इसरो की एक्टिविटीज़ हैं वो इसके चेयरमैन के थ्रू ही गाइड होती हैं। अच्छा, चेयरमैन के बारे में आप एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी जो हैं वो खुद इसरो के चेयरमैन ही होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं ये। हमने आपको पहले ही बताया था कि इसरो पहले बना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बाद में बना। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को लीड करने के लिए कोई उसी तरह का टैलेंटेड आदमी चाहिए। तो इसरो के डायरेक्टर से बेटर जो है कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसरो के चेयरमैन को ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी बनाया गया है। और साथ ही में आप देखेंगे तो जो स्पेस कमीशन है, स्पेस कमीशन के भी चेयरमैन जो है वो इसरो के ही चेयरमैन होते हैं। ये ध्यान रखना, आप प्राइम मिनिस्टर के अंडर सारा प्रोग्राम चलता जरूर है, पर प्राइम मिनिस्टर इसमें कहीं भी चेयरमैन की भूमिका नहीं निभाते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। ऐसे जो यूपीएससी के पीटी में कभी कभी मिल जाते हैं स्टेटमेंट जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे स्पेस कमीशन के बारे में क्या है कि तो स्पेस कमीशन जो है वो एपेक्स बॉडी है पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, जो कि पॉलिसीज़ को बनाती है और रेगुलेट करती है थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। उसके बाद हम लोग देखिए देख चुके हैं। अब आप इसको देख लीजिए, जो मैं आपको कह रहा था कि मैप के थ्रू हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो फैसिलिटीज़ हैं वो हैं। थोड़ा सा बड़ा करिए, ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए कि अहमदाबाद में आप देखेंगे तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जहाँ से जो है सेंसर मिलते हैं। तो इस तरीके से आप जो है आप इसको स्क्रीन पे बड़ा करके देख लीजिएगा। लास्ट में आप देखेंगे जैसे बेंगलुरु है, बेंगलुरु में कितने सारे यूनिट्स हैं आप देखिए। ऐसे ही आप देखेंगे कि नीचे जो है तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम में बहुत सारे सेंटर्स हैं। क्योंकि जो दक्षिण भारत से ही जो है शुरुआत हुई, दक्षिण भारत से शुरुआत क्या हुई एक्चुअल में था क्या कि थुम्बा एक प्लेस पड़ता है वहाँ, तो वो थुम्बा जो है वो जियो मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि जियो मैग्नेटिक इक्वेटर जो है वो थुम्बा के ऊपर से जाती है। तो दैट्स वाई वहाँ से लॉन्च करना जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल था। दैट्स वाई थुम्बा को सिलेक्ट किया गया लॉन्चिंग सेंटर की तरह। और थुम्बा की इम्पोर्टेंस की वजह से जो है इन स्पेस सेक्टर के जो प्रोग्राम थे वो धीरे धीरे करके साउथ इंडिया की तरफ पहले शिफ्ट हुए। आज तो हालांकि पूरे देश में पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसको आप देख लीजिएगा। तिरुवनंतपुरम में ये देखिए हासन में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी दी हुई है। महेंद्रगिरी देखिएगा आप एकदम सबसे नीचे है, जिसमें LPSC सेंटर है ये। और इसके अलावा कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद, श्रीहरिकोटा, तिरुपति, अलुआ, तो सब जगह पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फैसिलिटी है। इसके बाद देखिए स्पेस कमीशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जो है इंक्लूड किया। हालांकि सब आपको बता चुके हैं कि स्पेस कमीशन जो है उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस काम करता है और अपनी 4 बॉडीज़ के साथ PRL, NARL, SCL और NESAC। SCL देखिए आप सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है, सेमीकंडक्टर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, चर्चा में भी हैं। इसके अलावा जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन हम लोगों ने देखी थी 1992 में बनी, ये जो है एक CPSE है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप आगे देखिए जो है जो स्पेस सिस्टम है और जो उनके एप्लीकेशन है, ये सारे जो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अपनी बॉडीज़ के अलावा जो रेगुलेट करने का काम करता है, तो नेशनल लेवल कमेटीज़ के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन का काम है सारे प्रोग्राम को, जैसे जो यूनिट्स हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो तो अपना अपना काम कर रही हैं। जैसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है तो वो अपने लेवल पे उसका जो काम है वो अपना काम कर देगी। अब सारे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट तो नहीं करेगी, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है 3 नेशनल लेवल की कमेटीज़ हैं। और वो कमेटीज़ आप देख लीजिए,
पहली कमेटी है इनसेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, दूसरी है प्लानिंग कमेटी ऑन नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, और तीसरी कमेटी है एडवाइजरी कमेटी ऑफ ऑन स्पेस साइंसेस। तो आप देख रहे होंगे पहली कमेटी को आईसीसी, आप शॉर्ट में आईसीसी जो है ये क्रिकेट वाला नहीं समझ लीजिएगा, आईसीसी इनसेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, तीसरा भी सिंपल है एडकोस आप याद रख सकते हैं, एडवाइजरी कमेटी ऑन स्पेस साइंसेस, और तीसरा दूसरी जो कमेटी है प्लानिंग कमेटी ऑफ नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये तीन कमेटीज़ के थ्रू मिलकर के सारे प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसके बाद आप देखिए वही चीज़ है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर जो है 4 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो पीआरएल अहमदाबाद में है, एनएआरएल तिरुपति में है, नेसाक जो है नॉर्थ ईस्ट में रिभोई डिस्ट्रिक्ट में है, आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद इन स्पेस के नीचे 2 बॉडी काम कर रही हैं, इनके बारे में भी बात कर चुके हैं। इसरो के नीचे वहाँ 14 सेंटर थे, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। इनके प्लेसेस के साथ इनको यहाँ इंक्लूड कर दिया है, तो आप इनको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। हालांकि सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, आप मैप में देखेंगे तो मैप में देख के ही आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसरो ने आखिरकार किस तरीके से अपने प्रोग्राम को आगे डेवलप किया। तो यहाँ से अभी तक तो हम लोग जो है भारत के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे कि स्पेस सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ और कैसे काम करता है। अब स्पेस सेक्टर में जो प्रोग्राम है वो कैसे डेवलप हुआ, ये आप देखिएगा कि स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज़ जो है भारत में 1960s में स्टार्ट होती हैं। और ये कहते हैं कि जब स्टार्ट हुई तो उस समय भाई ये यूनाइटेड स्टेट्स वाला मैटर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू टोक्यो ओलंपिक्स के एक मैच को लाइव दिखाया जा रहा था। तो उस समय जो है विक्रम साराभाई, जिनको कि बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है विक्रम साराभाई को, इन्होंने उस समय जो है स्पेस सेक्टर की इम्पोर्टेंस को पहचाना और आगे इन्होंने इन्विजन्ड किया उस इनकोस्पार कमेटी को। और इस तरह से कई सारे साइंटिस्ट को देश भर से इकट्ठा करके इन्होंने इनकोस्पार कमेटी बना ली ताकि जो है स्पेस प्रोग्राम को लीड किया जा सके, स्पेयर हेड किया जा सके। अब टाइमलाइन को देख लीजिए आप तो हाँ, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आप देखिए ये जो कमेटी बनाई गई थी, चूंकि उस समय तक कोई डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस तो था नहीं, तो ये कमेटी जो है बनाई गई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट उस समय था, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ही अंदर रहा इसरो 1972 तक, जब तक कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है सेपरेटली डेवलप नहीं हो गया। तो 1962 में इनकोस्पार कमेटी बनाई गई, 1969 में जो है ये इसरो में कन्वर्ट हो गई। और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि इसरो में कन्वर्ट हुई 1969 में, लेकिन उसके पहले ही जो साउंडिंग रॉकेट का लॉन्च था वो भारत जो है टेस्ट कर चुका था अपना थुम्बा से 1963 में। उसको 21 नवंबर 1963 फर्स्ट लॉन्च ऑफ रॉकेट था। तो भारत ने रॉकेट लॉन्च ज़रूर किया था, लेकिन वो भारत का खुद का अपना रॉकेट नहीं था, इम्पोर्ट किया हुआ रॉकेट था। भारत ने अपना खुद का रॉकेट जो है वो काफ़ी बाद में लॉन्च किया है, 2 साल बाद 1965 में। फिर आप उसके बाद देखेंगे कि थुम्बा से रॉकेट लॉन्च करने के बाद में जो वहाँ पे रॉकेट यूज़ किया गया वो यूएस से इंपोर्ट किया गया था। और साउंडिंग रॉकेट आपको बता देते हैं कि साउंडिंग रॉकेट जो है वो उसका काम देखिए क्या है। आप देखेंगे कि एसएलवी है, एएसएलवी है, ये सारे रिटायर हो गए, लेकिन साउंडिंग रॉकेट आज तक चला आ रहा है। तो ऐसा क्या खास है साउंडिंग रॉकेट में? साउंडिंग रॉकेट जो है एक्चुअल में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि लॉन्च से पहले एटमॉस्फेयर कैसा रिएक्ट करेगा सैटेलाइट के ऊपर, या सैटेलाइट में जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं उन पर, या फिर किसी मौसम विशेष में जो है कैसे जो है रिएक्शन होंगे सैटेलाइट के ऊपर लॉन्च के समय, इस तरह की जांच करने के लिए जो है साउंडिंग रॉकेट्स का यूज किया जाता है। तो साउंडिंग रॉकेट्स उस समय भी वैल्यूएबल थे, आज भी वैल्यूएबल हैं, आज भी साउंडिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल इसरो कर रहा है। तो ये लिखा हुआ भी है देखिए, ए साउंडिंग रॉकेट इज ए रॉकेट विच इज इंटेंडेड फॉर असेसिंग द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर। उसके बाद आप देखेंगे 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बन जाता है, इस पर बात हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिए आप कार्यक्रम में वास्तव में क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी थी। तो अभी आप समझ गए होंगे कि सैटेलाइट जो है 2 ही तरीके के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, या तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में ही जो है आगे ढेर सारी कैटेगरी बनती चली जाती हैं उनके यूज़ के अकॉर्डिंग। तो आगे देखेंगे आप तो इसरो के लिए जो है 1967 में सबसे पहले अहमदाबाद में एक सेंटर एस्टैब्लिश किया जाता है विक्रम साराभाई के द्वारा। और इस सेंटर का नाम था, देखिए, कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट बनाना था हमें, क्योंकि यूएस जो है लाइव कर रहा था मैच, तो पहला ध्यान हमारा कम्युनिकेशन की तरफ गया। रिमोट सेंसिंग को हमने जो है
बाद में मतलब उतना भी बाद में वरीयता नहीं रखा, पैरेलल ही, लेकिन पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड जो है हम लोगों ने एक सेंटर स्थापित किया अहमदाबाद में, विक्रम साराभाई ने, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन। और इसकी खास बात ये है कि ये बाद में जो है बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, जब थोड़ा सफल हो गए प्रोग्राम जो चला रहा था इसरो, तो उन प्रोग्राम की सफलता के बाद जो है ये ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे बदल गया और इसमें केवल भारतीय नहीं विदेशी लोगों को भी ट्रेनिंग मिलती थी। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके पहले कि इसरो जो है फुल फ्लेज्ड कोई प्रोग्राम चलाता, तो इसरो को ये इम्पॉर्टेंट लगा कि एक बार हमें जो है ये इंश्योर कर लेना चाहिए और एक बार देश की जनता को या फिर सरकार को ये पता चलना चाहिए कि किस तरह से जो है इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ही जो है इनकोस्पार कमेटी का गठन हुआ 1962 में, और इसके बाद 1967 में जो ये फैसिलिटी बनाई जाती है, तो ये फुल फ्लेज प्रोग्राम चलाने से पहले इंश्योर करने के लिए इन्होंने जो है सोचा कि हमें अपना सैटेलाइट डेवलप करने की क्या ज़रूरत है, हम एक काम करते हैं किसी दूसरे देश के जो सैटेलाइट उनका इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि हमारे देश में जो है हम समझें लोग कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे डेवलपमेंट में क्यों ज़रूरी है हमें एक प्रोग्राम आगे चलाना। तो इसी के तहत जो है 1967 में सबसे पहली बार जो है टीवी के ऊपर कृषि दर्शन प्रोग्राम चलाया गया किसानों को जानकारी देने के लिए। उस समय ये 20 मिनट का प्रोग्राम आता था। आप ये बात याद रखिएगा कि टीवी जो है हमारे यहाँ 1959 में ही आ चुकी है और उस पर ऑल इंडिया रेडियो का जो है प्रसारण हुआ करता था पहले से ही। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम 1967 में पहली बार चलाया गया और कृषि दर्शन कार्यक्रम की विशेषता ये है कि ये दुनिया के जितने भी प्रोग्राम चले उनमें से लॉन्गेस्ट सीरीज है जो चल रही है, इवन आज भी चल रही है। इवन 2015 तक तो जो है डीडी नेशनल पे ही आता था, फिर बाद में डीडी किसान पे इसको शिफ्ट कर दिया गया। अब आप देखिए कि इस कृषि दर्शन कार्यक्रम के बाद सरकार को ये समझ में आ गया कि क्या इम्पोर्टेंस है, और बाकी जो लोग स्पेस सेक्टर के लिए साइंटिस्ट वगैरह काम कर रहे थे उनको भी समझ में आया। तो सबसे पहले जो है टेलीविज़न से रिलेटेड एक प्रोग्राम चलाया गया, साइट प्रोग्राम 1975-76 में। और देखिए इसरो इस समय बहुत सारे प्रोग्राम जो है पैरेलली चला रहा था। तो 1975-76 में साइट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। साइट प्रोग्राम का फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, मीन्स सैटेलाइट के थ्रू किस तरीके से टेलीविज़न को जो है हम चला सकते हैं। अच्छा, ये कृषि दर्शन कार्यक्रम का आप ध्यान रखिएगा, ये पूरे देश के लिए नहीं चलाया गया था, ये केवल दिल्ली के आसपास कुछ 80 गाँवों में जो है उनमें लोगों को दिखाने के लिए चलाया गया था। और साइड प्रोग्राम जो है, इस साइड प्रोग्राम के थ्रू जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया गया जिसमें जो है कहते हैं 6 स्टेट के 2400 गाँवों के लोगों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए गए और इन्होंने बहुत सारे साइंस टीचर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया। और ये जो प्रोग्राम चलाया गया था साइट, ये एक अमेरिकन सैटेलाइट था ATS-6 करके। तो ATS-6 के थ्रू जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसके थ्रू हमने जो है ये एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया साइट 1975-76 में, और ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसरो के पहले प्रोग्राम्स में से है ये कभी जो है आपसे यूपीएससी के पीटी में भी पूछ सकते हैं किसी तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद दूसरा प्रोग्राम ये चलाते हैं 1977-79 में, जो कि टेली कम्युनिकेशन के लिए था। देखिए पहला प्रोग्राम टेलीविज़न के चलाया, दूसरा प्रोग्राम जो है वो टेली कम्युनिकेशन के लिए चलाया। और ये स्टेप प्रोग्राम जो है इसके जस्ट बाद आता है, और स्टेप का फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स प्रोजेक्ट। और ये जिस सैटेलाइट के थ्रू चलाया गया वो सैटेलाइट जो है फ्रैंको जर्मन सैटेलाइट था, और इससे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को के फील्ड में जो है हम लोगों ने इंश्योर किया कि यहाँ किस तरीके से जो है काम कर सकते हैं। और स्टेप ने जो है हमें रास्ता दिखाया कि हम किस तरीके से अपने घरेलू क्षेत्र में जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के डेवलपमेंट पर जोर दें, किस तरीके से हम जो है एक सिस्टम बनाएं जिसमें हम जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वगैरह को भी टेस्ट कर सकें। और अब आप एक बात याद रखिएगा, ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे 1975 से 1979 के बीच के हैं। तो ऐसा नहीं कि इसरो जो है एकदम इनिशियल स्टेज में बस यही कर रहा था, इसरो साइड में अपने खुद के सैटेलाइट भी डेवलप करने में लगा हुआ था। और आप ये समझिए कि 1975 से लेकर के 1980 के बीच में जो है इसरो ने काफ़ी सारे अचीवमेंट कर लिए थे, उनके बारे में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये एक प्रोजेक्ट और देख लेते हैं, खेड़ा प्रोजेक्ट। ये इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बाद चलाया गया ये देखने के लिए कि अगर लोकल लेवल पे हम कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो क्या वो प्रोग्राम जो है सक्सेस होगा। तो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकल स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है चलाया गया थ्रू द कम्युनिकेशन। आप ये देखिए प्रोग्राम वगैरह जो अगर टीवी पे चलाने तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ही यूज होगा। तो लोकल लेवल पर किस तरीके से हो सकता है। और इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि इसको जो है 1984 में यूनेस्को ने अवार्ड भी दिया। अच्छा, आप याद रखिएगा
कि ये जो प्रोग्राम्स चल रहे थे टेलीविज़न वगैरह से रिलेटेड, जो पहला प्रोग्राम था साइट प्रोग्राम, इसमें जो है यूएनडीपी, यूनेस्को ऐसे करके जो है और भी यूएन की जो संस्थाएं थी उनका जो है बहुत ही सहयोग था भारत को। प्लस आप देखेंगे कि इसी दौरान हमने अभी आपसे कहा था कि भारत ने ऐसा नहीं कि इसरो ने कुछ उपलब्धियां नहीं हासिल की, ये प्रोग्राम तो साइड में चल ही रहे थे। इसरो ने इतने में अपना खुद का जो है एक सैटेलाइट बना लिया था आर्यभट्ट, जिसे उसने जो है रशिया के एक रॉकेट से लॉन्च किया। आर्यभट्ट फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट था जिसे लॉन्च किया गया। उसके बाद आप देखिए दूसरा SLV-3 जो है बना लिया था। एक्चुअली SLV-3 क्या, ये जो है जो टेस्ट फ्लाइट होते हैं उसके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं, तो बनाते बनाते 1 और 2 सक्सेस नहीं हुआ होगा, तो इसलिए जो है इसका नाम SLV-3 आता है सीधा। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी अपना बना लिया था, 1979 में ही बना लिया था। और इस SLV से पहला जो अपना खुद का सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया उसका नाम था रोहिणी। तो रोहिणी सीरीज़ का पहला सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया था। और 1979 में फर्स्ट लॉन्च हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, पर 1980 में जो है सक्सेसफुली हम लोगों ने लॉन्च किया। 40 किलोग्राम के मतलब 40 किलोग्राम का सैटेलाइट था जिसे हम लोगों ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा दिया। देखिए ऑर्बिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिट्स जो है किस तरीके से डिसाइड की जाती हैं। तो आज हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, 35 मिनट तो अभी हो गया। अब हम लोग आगे पार्ट 2 में इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए स्पेस सेक्टर का प्रोग्राम बहुत लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है हमको, हम इसे पूरा डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है PDF जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तब फिर मैं जो हूँ PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो जो डाउनलोड करना चाहेगा वो डाउनलोड भी कर लेगा। धन्यवाद, नमस्कार।